मोदी ने फेल कर दिया बाइडेन का गेम। अंकल सेम के जाल में फंसा था यूक्रेन। बिल्लियों के झगड़े में बंदर बना अमेरिका। किसके कहने पर नेटो ने दिया धोखा? दोस्तों, जिस यूक्रेन के साथ अमेरिका, नेटो, फ्रांस और ब्रिटेन रूस के अटैक से पहले खुलकर खड़े दिख रहे थे, आज वही यूक्रेन अकेला जंग क्यों लड़ रहा है? जिस यूक्रेन की तरफ रूसी टैंक आगे बढ़ने के बाद ही अमेरिका ने अंजाम भुगतने के रूस को अल्टीमेटम दे दिए थे, वही यूक्रेन दुनिया के सामने मदद मांगने को क्यों मजबूर है? जिस यूक्रेन की मदद के लिए काला सागर में नेटो में शामिल 30 देशों की फौजें महीनों से घेराबंदी करके रूस के खिलाफ खड़ी थी, वही यूक्रेन जंग में रूस के बूटों तले क्यों रौंदा जा रहा है? और नेटो फोर्सेज तमाशबीन क्यों बनी खड़ी हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा एटॉमिक बमों के जखीरे वाले मुल्क यानी रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ आधी दुनिया खड़ी होने का दावा तो करती रही, लेकिन यूक्रेन को सिर्फ असलहे भेजे जा रहे हैं। इंसानी मदद और सैन्य बैकअप कोई मुल्क क्यों नहीं दे रहा है? यूक्रेन ने रूस के साथ टॉक्स ऑन टेबल की पहली पेशकश क्यों ठुकरा दी? और इसी बीच यूपी के चुनावी दौरे से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों वापस दिल्ली लौट गए और उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग ही क्यों बुला ली? और क्या मंथन हुआ उस मीटिंग में? दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग के 5 दिन बाद ये सवाल पूरी दुनिया के जेहन में कौंध रहे हैं। ये प्रश्न अनउत्तरित बने हुए हैं। यही वो सवाल हैं जिनके जवाब रूस और यूक्रेन की तनातनी का ताना बाना सुलझाने वाले हैं। इन सवालों के जवाब दोस्तों, आखिर क्यों अलग थलग सा पड़ता दिखाई दे रहा है यूक्रेन और रूस यूक्रेन की जंग का क्या है मोदी कनेक्शन? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों वो भारत के किसी समाचार चैनल की स्क्रीन पर दिखाई नहीं देने वाला है, ना ही कोई अखबार इसको लिखने वाला है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज नाउ को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन की जंग ने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर धकेल दिया है। दुनिया में बेतहाशा मारकाट, महंगाई और मातम का जिम्मेदार क्या रूस ही है या इसके लिए दोषी है यूक्रेन? अगर आप इन दोनों देशों को इसके लिए दोषी मान रहे हैं तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि ये दोनों ही मुल्क महज उस बड़ी महत्वाकांक्षा के हाथ का मुहरा बन गए हैं जिसने दुनिया को एक नहीं दसियों बार जंग के जहन्नुम में धकेल दिया था। दोस्तों, इससे पहले कि आपको इसका तफसील दें, आप ये जान लीजिए कि दुनिया में अराजकता और आतंकवाद के खात्मे के लिए कमर कस चुके मोदी ने इस जंग के पीछे तेजी से चल रहे उस दिमाग का पूरा एक्सरे कर लिया है और दिल्ली में बैठे बैठे ही महज एक कदम से उस शातिर दिमाग का खेल बिगाड़ दिया है। कैसे टीम मोदी ने महज एक फोन कॉल के बाद रूस यूक्रेन जंग का पूरा सिनेरियो ही बदल डाला है, ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर रूस और यूक्रेन की जंग का मास्टरमाइंड कौन है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। दोस्तों, वो वक्त था दूसरे विश्व युद्ध का। घटना है यूएसएसआर और यूएस में हथियारों की होड़। दोस्तों, दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जाने का आज का ये वाकया कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पहली बार पेश नहीं आया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध वाले कालखंड के दौर में अमेरिका और रूस में हथियारों की होड़ मची हुई थी। खुद को दुनिया का दादा साबित करने की होड़ में एटॉमिक, रासायनिक, जैविक और परंपरागत हथियारों की होड़ में पूरी दुनिया को शामिल होने पर मजबूर कर दिया गया और यह करने वाला मुल्क कोई और नहीं था बल्कि वो था अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिका को आप उसी व्यापारी की तरह मान सकते हैं जो कफन का कारोबार करता है। अगर लोग मरेंगे नहीं तो उस व्यापारी के पास कफन नहीं बिकेंगे और वो भूखे मर जाएगा। अमेरिका भी इन दिनों भूखे मरने की उसी कगार पर है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी जंग पर आधारित है, वो जंग पर ही डिपेंडेंट है। अमेरिका दूसरे देशों को मौत का सामान बेचकर अपने लिए रोटी जुगाड़ता है।
ये हम नहीं कह रहे, ये गवाही खुद अमेरिका का इतिहास देता है। दोस्तों, कई साल पहले आप और हम इराक और लीबिया के मामले में देख चुके हैं कि किस तरह अमेरिका ने बेसिर पैर के तथ्यों पर कार्रवाई की और इसकी वजह से अरबों खरबों डॉलर के हथियार और सैन्य साजो सामान न केवल अमेरिका बल्कि दूसरे मुल्कों में भी बेचे गए। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट मानते हैं कि हथियारों की खरीद फरोख्त में तेजी लाने के लिए ही अमेरिका ने मोहरा बनाया यूक्रेन और रूस को, ये जानते हुए भी कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। उसने इस बाबत तगड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया, रूस को उकसाया और यूक्रेन के साथ होने का दिखावा करके रूस के खिलाफ जंग मोल लेने के लिए आगे खड़ा कर दिया। दुनिया के सामने अमेरिका ने रूस को विलेन और यूक्रेन को विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट किया और मदद के नाम पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्कों ने यूक्रेन की धरती पर अरबों डॉलर के हथियार पटक डाले, जिनका पेमेंट कभी ना कभी देर सबेर यूक्रेन को ही करना है और इन देशों की झोली भरनी है। दोस्तों, दुनिया के तमाम एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि रूस यूक्रेन की जंग के पीछे अमेरिका का ही हाथ है, क्योंकि दुनिया में जंग कहीं भी हो उसमें सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका के ही इस्तेमाल होते हैं। चाहे अफगानिस्तान का मसला हो या फिर वियतनाम का, हर जगह अमेरिका का ही पैर फंसा हुआ होता है। यहां एक और बड़ी बात है दोस्तों कि रूस और चीन जैसे देशों में हथियार बनाने वाली कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण है, वहीं अमेरिका में निजी कंपनियों का काफी योगदान होता है और ये पूरा का पूरा कंट्रोल ही निजी हाथों में होता है। अमेरिका की हथियार लॉबी इतनी ज्यादा मजबूत है कि कई देशों में सरकार गिराने और बनाने का खेल भी यही लोग करते हैं। इसके हथियार नहीं बिके तो हथियार बेचने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन उनको बेचना ही है। दोस्तों, अमेरिका की सांसद तुलसी गेबार्ड, जो बाइडेन के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में भी थी, वो खुलेआम कह चुकी हैं कि बाइडेन प्रशासन की नीति हथियार लॉबी को और मजबूत बनाने की कोशिश है। यानी दोस्तों, सीधे तौर पर वो यही इशारा कर रही हैं कि अमेरिका ही वो शैतान है जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दुनिया को जलाने से गुरेज नहीं करता। कुछ दिन पहले अपनी वेबसाइट पर तुलसी गेबार्ड ने लिखा कि अमेरिका को मालूम है कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाया जा सकता, फिर भी वो रूस को उकसाने में लगा है। इसके पीछे का समीकरण यही है कि यूक्रेन पर रूसी हमले से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकी हथियार कंपनियों को होने वाला है और वो हो भी चुका है। अमेरिका के उकसावे में आकर नेटो के बैकअप होने के झांसे में फंसकर रूस और यूक्रेन एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। वो जो कभी दोस्त थे अब एक दूसरे के सामने हैं और जंग में कूदे हुए हैं। जंग चल रही है और अमेरिका का पूरा काम भी बन चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को जंगी सामान सप्लाई करना तो जारी रखा, लेकिन दोस्तों अपने सैनिक भेजकर यूक्रेन की मदद करने से बाइडेन ने साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, अमेरिका की हथियार लॉबी इतनी मजबूत है कि कई बार तो यह हथियार की मांग बढ़ाने के लिए दो देशों के बीच तनाव करवा देती है। यूक्रेन में जंग को लेकर रूस की जो सनक दुनिया देख रही है, उसका सूत्रधार रूस नहीं है, उसका सूत्रधार तो हैं अंकल सेम। दोस्तों, जंग के बाद से ही अमेरिका, यूरोपीय देश और रूस में भी नए हथियार और सैन्य साजो सामान की बिक्री बेतहाशा बढ़ती दिख रही है। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप के कई न्यूज़पेपर्स ने भी हाल ही के दिनों में पुराने अनुभवों के आधार पर लिखा है कि जब भी नाटो देश किसी विरोधी देश के खिलाफ गोलबंद होते हैं तो उन्हें सैन्य खर्चे बढ़ाने पड़ते हैं। कई एक्सपर्ट यूक्रेन विवाद को अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद हथियार और सैन्य साजो सामान की मांग बढ़ाने के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन को लेकर जो स्थिति बनी है उसके बाद अमेरिका, यूरोपीय देशों और रूस में नए हथियारों और सैन्य साजो सामान को खरीदा और बेचा जा रहा है। आलम तो यह है दोस्तों कि रूस ने अपनी एटॉमिक डेटरेंस फोर्स को भी एक्टिवेट कर दिया है। इसे मैं अगर आसान शब्दों में कहूं तो इसे परमाणु हमले की तैयारी के तौर पर दुनिया देख रही है। यानी ठीक से कहा जाए तो रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर एटॉमिक अटैक का मूड बना सकता है। रूस के तेवर पूरी दुनिया को बेचैन कर रहे हैं। अमेरिका ने अपनी हथियार बेचने के लिए युद्ध का जो बीज बोया था, अब वो दुनिया के सामने रक्त बीज बनकर खड़ा हो चुका है। युद्ध को विश्व युद्ध बनता देख दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए हैं और इस बीच दुनिया को इस संकट से उबारने के लिए एक बार फिर से टीम मोदी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के फोन आने के बाद बेहद प्रोएक्टिव हो गई है।
आपको बता दें दोस्तों कि रविवार को शाम ढलते ढलते जब रूस ने यूक्रेन पर एटॉमिक अटैक के तेवर दिखाए और अमेरिका दुम दबाकर सिर्फ कड़े कदम उठाने का राग अलापता रहा, उस दौरान यूपी के चुनावी दौरे पर चल रहे पीएम मोदी अपना दौरा बीच में ही कैंसिल करके दिल्ली लौट आए। इसके साथ ही जो कुछ हुआ वो अमेरिका ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। दरअसल दोस्तों, उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का मुखिया बन चुके नरेंद्र मोदी के पास यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का फोन कॉल आने के बाद पूरी दुनिया में आग की तरह यह बात फैल गई। इसके बाद तो मानो हर कोई राइट टाइम होने को मजबूर हो गया। तो वहीं दोस्तों, यूक्रेन में इंटरनेट ठप करने की मंशा के खिलाफ एलॉन मस्क को स्टारलिंक नेटवर्क के जरिए सैटेलाइट नेटवर्क को फिर से चालू करना ही पड़ा। इधर जेलेंस्की ने मोदी को फोन किया तो उधर यूरोपीय यूनियन को भी इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी पड़ गई। पहले तो यूरोपीय देश मदद के नाम पर यूक्रेन को हथियारों से पाट रहे थे, उसे कर्ज के पहाड़ के तले दबा रहे थे। वो यूक्रेन के सपोर्ट में आकर रूस के संभावित एटॉमिक अटैक के खिलाफ रणनीति बनाने लगे। दोस्तों, मोदी की एंट्री से पूरा का पूरा सीन ही चेंज हो गया और यूक्रेन में अपने हथियार डंप करने की मंशा को अमेरिका को तिलांजलि देनी पड़ गई है। दोस्तों, मौत का सामान बेचकर जेबें भरने की अमेरिका की सनक पर नरेंद्र मोदी शुरू से ही सर्जिकल स्ट्राइक करते रहे हैं, लेकिन इस बार यूक्रेन मामले में उन्होंने अंकल सेम को उनकी नानी याद दिला दी है। मोदी दोस्तों पहले से ही जानते थे कि हथियारों की इस दौड़ से भारत भी खुद को अलग नहीं रख सकेगा, क्योंकि दोस्तों दुनिया भर में बढ़ते जंगी साजो सामान के खिलाफ भारत को भी मजबूत होना होगा। लेकिन यह मजबूती मोदी खैरात में नहीं पाना चाहते थे, यह मजबूती मोदी किसी बैसाखी के सहारे नहीं पाना चाहते थे, क्योंकि पूर्वी पश्चिमी सीमा पर भारत भी दुश्मन देशों से विवाद में उलझा हुआ है। लिहाजा भारत ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश में ही सुरक्षा से जुड़े साजो सामान बड़ी तादाद में बनाना शुरू कर दिया है और भारत हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बनने के बजाय दुनिया के 20 मुल्कों को हथियार सप्लाई करने की ओर आगे बढ़ चुका है, जिसने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि भारत जिस अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने वाला था, वो ड्रोन खरीद की पूरी डील ही मोदी ने कैंसिल कर दी है। और दोस्तों, आंकड़े भी बताते हैं कि साल 2010 से 2020 के बीच हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च एशियाई देशों में हुआ है। इसमें चीन सबसे आगे रहा। हाल ही में जापान ने भी कहा है कि वो अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा सैन्य आधुनिकीकरण पर खर्च करेगा। फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश नए मिसाइल सिस्टम और टैंक खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। कुछ ऐसी स्थिति खाड़ी देशों की भी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन ने हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने का काम किया है। यूक्रेन घटनाक्रम के बाद इसमें और तेजी आएगी। चीन एनपीटी संधि से बंधे होने के बावजूद चोरी छिपे पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को परमाणु हथियारों की तकनीक मुहैया करा चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन का इरादा 2027 तक 700 परमाणु हथियारों और 2030 तक 1000 परमाणु हथियारों को हासिल करने का है। इसके साथ ही चीन ने अंतरिक्ष में अलग होड़ पैदा कर दी है और बीते दिनों हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से उसने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं कि वो सैन्य क्षेत्र में अपने को अजेय बनाने के लिए किसी भी प्रयास से तौबा करने वाला नहीं है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि हथियारों की इस दौड़ को बढ़ावा देने में अमेरिका का ही हाथ है। खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन इस होड़ में अगुवा बनकर उभरा है। यह बात अलग है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय हथियारों की होड़ रोकने के लिए एनपीटी, सीटीबीटी, आईएनएफ और स्टार्ट जैसी संधियां हो चुकी हैं, लेकिन रूस यूक्रेन की ताजा जंग और कुछ दिन पहले चीन की ओर से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने के बाद हथियारों की होड़ नए दौर में पहुंच चुकी है। अगर दोस्तों आंकड़ों की भाषा में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट बताती हैं कि शीत युद्ध काल के बाद धीमी पड़ चुकी हथियारों की होड़ को अमेरिका फिर से बढ़ा रहा है। 2020 में कोरोना संक्रमण काल की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भले ही 4.4% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन हथियारों की खरीद पर 2000 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि यह रकम 2019 के मुकाबले 2.6% ज्यादा थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश ही नहीं, अमेरिका, यूरोपीय देश और खाड़ी देशों में हथियारों और सैन्य साजो सामान की मांग बेतहाशा बढ़ाई गई है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले ने इसमें और इजाफे के काम कर दिया है। दोस्तों, लंदन में मौजूद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत हथियारों की खरीद पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में चौथे नंबर पर है। 2021 में भारत ने हथियारों पर 61 अरब डॉलर खर्च किए हैं। चीन इस दौरान हथियारों पर 237 अरब डॉलर खर्च करके दूसरे पायदान पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है जो 750 अरब डॉलर के साथ बना हुआ है।
दोस्तों, दुनिया को युद्ध के आग में झोंककर अपनी रोटियां सेकने की अमेरिकी मंशा को फिलहाल मोदी ने भांप लिया है। दोस्तों, यूएन की परमाणु संकट निगरानी कमेटी भी मोदी के एक्टिव होते ही अब जाग चुकी है। पहले यूक्रेन के मामले पर तमाशबीन बने मुल्क अब युद्ध रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और इस काम को अब रोकने के लिए मजबूर हो गए हैं और जंगी हथियार बेचकर अपनी जेबें भरने की अमेरिकी मंशा पर मोदी के एक ही कदम ने पानी फेर दिया है। उम्मीद है दोस्तों कि अमेरिका अपनी हरकतों से अब तो बाज आएगा। दुनिया में एक बार फिर से मोदी की हनक का डंका जरूर बजने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूक्रेन और रसिया विवाद के पीछे क्या यही अंकल सेम हैं? क्योंकि ट्रंप और तुलसी गेवार्ड दोनों के दोनों बाइडेन प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइए और न्यूज़ नाउ को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।